गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने अब तक कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। कैथोड रेज की हमने बात की थी, हमने बात की थी वैक्यूम ट्यूब की जिसको कि माइकल फैराडे ने बनाया था। और वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो प्लेटें थी, कैथोड और एनोड। कैथोड से कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ रेडिएशन निकलती हैं और वो रेडिएशन जो थी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी और उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो स्टोनी ने दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने की थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ही बारे में कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, वो सारी बातें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए ईएम वैल्यू की, तो ईएम वैल्यू होती क्या है? ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर E का मतलब चार्ज है और M का मतलब मास है, समझ रहे हो ना? तो EM वैल्यू का मतलब है चार्ज और मास, चार्ज और मास का रेशो। तो चार्ज और मास का रेशो जो है वो किसने कैलकुलेट किया? तो इसमें भी जे थॉमसन ही है। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1897 के अंदर। तो जे थॉमसन जो है उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में, ईएम वैल्यू के बारे में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की ईएम वैल्यू क्या होती है। तो बेसिकली इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका डायग्राम जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या था। तो देखिए, इसके अंदर भी एक इस तरीके का एपरेटस था जिसमें ये एपरेटस था एक, जिसके अंदर क्या था कि कैथोड और एनोड थे। ये यहाँ पर कुछ दो प्लेटें लगी हुई हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहां से एक वेव निकलती है, ठीक है, जो कैथोड से निकलती है। ये अगर कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है इसलिए हम इसको कैथोड रेज कहेंगे, बिकॉज़, ठीक है। तो कैथोड से जो रेज निकलती है वो यहाँ इस तरीके से आगे की ओर मूव करेगी। अभी मैं इसको बना रहा हूँ। फिर उसने यहाँ पर क्या किया, एक साइड में पॉजिटिव और यहाँ पर एक साइड में नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, लेकिन यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही अप्लाई किए थे। तो उसने देखा कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये वाली जो रेडिएशन है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। डेविएट होकर ये अलग अलग पोजीशन पे जाके स्ट्रक करता है इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर आके अटैक करेगा, ठीक है। उल्टा मान सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर आके अटैक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर आके अटैक करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर दोनों ही फील्ड जो है वो ना लगाए जाए या दोनों ही लगा दिए जाए, दोनों की जो है इक्वल अमाउंट लगाई जाए, तो फिर इससे क्या होता है कि ये यहाँ आके अटैक करता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट था उसका, इसको हम एक्स वाई जेड कह सकते हैं। तो वाई पोजीशन पे आके इस प्रकार से अटैक करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि वो उस पे चार्ज लग रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लग रहा है तो डेविएट होता है। डेविएट होता है तो मास में कितना, मास के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों, इनके बेसिस पे ही थॉमसन ने ईएम वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो ईएम वैल्यू जो है उसका डायरेक्ट आपको वैल्यू याद कर लेनी है कि इलेक्ट्रॉन की ईएम वैल्यू जो है वो होती है 1.76 8820 into 10 to the power 13 कूलाम
पर केजी। तो ये उसकी ईएम वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट की गई थी। ये वैल्यू जो है ये भी हालांकि ज्यादा काम में नहीं आएगी, ज्यादा तो अपने मास को यूज करेंगे। तो मास जो है आगे मैं बताऊंगा आपको मास कैसे निकालना है। एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ईएम वैल्यू के बाद, ये तो ईएम वैल्यू थी। ईएम वैल्यू के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, सॉरी मास की जगह चार्ज लिखते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन करने के लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मिलिकन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है, इसने 1917 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि एक ऑयल की ड्रॉप थी जिसको ज़्यादा ऊपर से नीचे गिराया जाता था, उस ऑयल ड्रॉप में से इलेक्ट्रॉन की एक रेडिएशन को पास किया जाता है। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज निकाला वो आया 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये इतना चार्ज है, ठीक है। वैल्यूज अपने को याद रखनी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो वैल्यूज के ऊपर आएंगे, वैल्यूज अपने से पूछी जा सकती हैं। तो चार्ज 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम आ गया। अब फिर इसके बाद में क्योंकि हमारे पास EM की वैल्यू है और E की वैल्यू है ना, ये जो चार्ज हुआ दैट मींस ये E है। तो अब E और EM की वैल्यू से अब हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मास कैसे कैलकुलेट किया गया। तो मास कैलकुलेट करने के लिए यहां पर देखिए मास इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, E के चार्ज में EM का EM से डिवाइड करेंगे चार्ज को, ठीक है। चार्ज को जब EM से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, E और E तो कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए ना। E और E तो कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्या होगा। देखिए E कितना है 1.602 into 10 to the power minus 19। हम सीधा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और EM वैल्यू कितनी है 1.7688 into 10 to the power 13, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को देखिए आप कि अगर इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स में आती है और जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9.1 into 10 to the power minus 31 केजी में आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, ये वेट निकाल दिया हमने, वेट या मास कह सकते हैं इसको, ये हमने निकाल दिया 9.1। और आपको ये याद जरूर रखना है कि ये EM वैल्यू कभी पूछी जाती है, जो अपना चार्ज है, चार्ज जरूर याद रखना है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की थी, किसने की थी, ये सब आधा नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि आपके हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आए तो आ जाए। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं ये जरूर याद, ठीक है। चलो
इसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक चीजें हुई। फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देखो भाई क्या था। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उसने सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया था। नाम है इसका गोल्डस्टीन। ओके, गोल्डस्टीन। अब इसने कैसे डिस्कवर किया? तो सेम प्रैक्टिकल जो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था वो सेम प्रैक्टिकल प्रोटॉन को भी डिस्कवर करता है। तो उससे कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ? देखिए, ये वही है, वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम ट्यूब है। यहां से ये वैक्यूम हम लगा देते हैं, वैक्यूम पंप। दो इसके अंदर प्लेटें हैं और इनमें से एक प्लेट जो है वो आप जानते हैं कैथोड होगी और एक क्या होगा, अच्छा ये वाली जो प्लेट है इस वक्त ये पोरस प्लेट है, ये पोरस प्लेट है, ठीक है। पोरस प्लेट का मतलब कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, कैथोड वाली, ये कैथोड है और ये वाली एनोड, ये एनोड, कैथोड एनोड, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा कि जो ये कैथोड है, अब ये पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं तो हम जानते हैं कि कैथोड की वजह से इधर कैथोड रेज निकलती थी और यहाँ पर एक केमिकल्यूमिनेसेंस या ल्यूमिनेसेंस जनरेट होता था, यानी कि एक चमक जनरेट होती थी। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही इधर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जो ये वाला हिस्सा है यहां, इस हिस्से पर यहां पर एक केमिकल्यूमिनेसेंस जनरेट होता है, एक चमक पैदा होती है। अब दिमाग में ये सवाल आने लगा कि भाई यहां जो चमक पैदा हो रही थी वो तो इसकी वजह से थी, मतलब कैथोड रेज की वजह से थी, तो यहां जो चमक पैदा हुई वो किसकी वजह से है? तो इसका आंसर ये था कि जैसे कैथोड से रेज निकलती हैं तो इधर वो लाइट जनरेट करती हैं, ऐसे ही एनोड से भी रेज निकलती हैं और वो इस सिरे पर लाइट को जनरेट करती हैं, या मैं कह दूं कि ल्यूमिनेसेंस जनरेट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हम एक्सपेरिमेंट इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे अगर ये एरो मैंने इधर शो कर दिया, यानी कि रेडिएशन इधर से जा रही है। अब वही सारी बातें इसके अंदर वही आ जाएंगी, क्या? क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं तो फिर इनका नाम क्या होगा? एनोड रेज। क्लियर है? एनोड रेज हो जाएंगी। दूसरी बात, एनोड रेज के यहां बीच में अगर कोई सब्सटेंस रखा जाए तो वो सब्सटेंस क्या करता है, इसकी परछाई बनती है, इधर शैडो बनती है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एनोड रेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि एनोड रेज जो है अगर उनके बीच में एक छोटा सा एक घूमने वाला पंखा रखा जाए तो वो घूमने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई हैं, ठीक है, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। तीसरी बात, वो स्मॉल पार्टिकल जो है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर देखा गया कि वो स्मॉल पार्टिकल जो है वो इधर मूव हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो स्मॉल पार्टिकल जो है उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज, पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर। और फिर लास्ट के अंदर ये बता दिया गया कि जो पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो पार्टिकल जो है बेसिकली क्या है, वो प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही हुई थी। इलेक्ट्रॉन को जैसे डिस्कवर किया गया था बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया गया था। क्लियर है भाई? तो ये आपको याद रख लेना है इसके अंदर। अब इसके बाद में अपने को कुछ चीजें और ध्यान देना है कि भी जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है वैसे ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या क्या चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास देखो क्या होगा। अब वही है, अपने सबसे पहले तो इसमें ये लिख लेते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, चार्ज कितना है, तो चार्ज देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा 1.602 into 10 to the power 19 कूलम। तो अपन कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो इसीलिए कैंसिल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी इतना ही होता है। ठीक है, और प्रोटॉन के भी ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना ही होता है। बस ध्यान रखना कि ये तो प्लस का है और वो माइनस का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में EM वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन की EM वैल्यू जो है वो होती है 9.58 into 10 to the power 4 कूलम kg इनवर्स। ठीक है, ये हो गया ग्राम में वैल्यू ग्राम में ग्राम इनवर्स। ठीक है, अगर मैं यहां से उठा के इसकी मास वैल्यू निकालूं तो E अपॉन EM कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.602 into 10 to the power कूलम 9.58 into 10 to the power 4 ग्राम इनवर्स। एंड यहाँ आ जाएगा देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे अपने तो ये आ जाएगा 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो पैटर्न जो है वो सबका सेम ही रहेगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर्ड है वो जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने करा था। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, इसका नाम न्यू है, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, और दूसरी बात क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं तो इनका मास तो कुछ ना कुछ होता है, तो मास जो है इसका लगभग प्रोटॉन जितना ही होता है 1.674 into 10 to the power -27 kg। तो लगभग प्रोटॉन के जितना ही मास होता है इसका। क्लियर है भाई? ये आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। कुछ डाटा आपको याद रखने हैं, चार्ज याद रखना है, मास याद रखना है, किसके ऊपर कितना होता है। ठीक है, आगे हम इलेक्ट्रॉन की कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, नील्स बोहर और या फिर